वार्निंग, इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें आपको विचलित कर सकती हैं। इसीलिए अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप इस वीडियो से दूर ही रहें। पर अगर फिर भी आपने अपना मन बना ही लिया है तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्वागत है इस केस ऑफ क्राइम की दुनिया में। चाइना के प्राचीन लोगों में एक मान्यता है कि चंद्र कैलेंडर का जो 7वां महीना होता है वो अशुभ और मनहूस होता है, जिसे वहाँ के लोग भूत महीना भी बोलते हैं। लोगों के मुताबिक इस महीने में स्वर्ग और नर्क दोनों के ही दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे वहाँ की आत्माएं, भूत प्रेत और कई बुरी अलौकिक शक्तियाँ हमारी दुनिया में प्रवेश कर जाती हैं। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं भूत प्रेतों से जुड़ी हुई है। कहानी शुरू होती है चाइना की राजधानी बीजिंग से। 14 नवंबर 1995 बीजिंग के युआनमिंग युआन बस टर्मिनस से देर रात एक बस निकलती है। ये बस उस रात की आखिरी बस होने वाली थी और इस बस की जो आखिरी डेस्टिनेशन थी वो थी फ्रेग्रेंट हिल्स, जिसे शियानशांग नाम से भी जाना जाता है, जो कि हाइडियन डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक वैसी ही बस थी जैसे कि कोई नॉर्मल बस होती है जो कि लोगों को उनके घर तक पहुंचाती है, लेकिन ये बस वहाँ के लेट नाइट काम करने वालों के लिए थी, जो लोग काफी देर रात तक काम करते थे। युआनमिंग युआन बस टर्मिनस से फ्रेग्रेंट हिल्स तक का जो सफर था वो महज 16 किलोमीटर का था और ये बस जिस रूट से जाने वाली थी उसका रूट था रूट नंबर 375। तो ये बस अपने तय वक्त पर उस बस टर्मिनस से निकलती है। अब जब ये बस वहां से निकली तो ये पूरी तरह पैसेंजर से भरी हुई थी, मगर जैसे जैसे बस स्टॉप्स आते गए एक एक करके वो सारे पैसेंजर्स इस बस से उतर जाते हैं और ये बस पूरी तरह खाली हो जाती है। अब इस बस में केवल 2 लोग थे, एक खुद उस बस का ड्राइवर जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी और एक उस बस की लेडी कंडक्टर जो कि शायद 30 या 32 साल की होगी। इसके तकरीबन 2-3 स्टॉप्स गुजर जाने के बाद ये बस वहाँ की एक फेमस जगह है समर पैलेस, उसी के एक बस स्टॉप पर रुकती है। उस बस स्टॉप से इस बस में टोटल 4 लोग सवार होते हैं, एक बूढ़ी महिला जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी, एक 20-22 साल का लड़का और एक यंग कपल। अब इस बस में कुल 6 लोग हो चुके थे, उस ड्राइवर और उस लेडी कंडक्टर को मिलाकर। वो लड़का जो उस बस में चढ़ा था वो उस बस के गेट के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और वो बूढ़ी महिला ठीक उस लड़के के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो यंग कपल उस बस की दूसरी साइड वाली सीट पर ड्राइवर के पीछे बैठ जाता है, जिसके बाद ये बस वहां से चल देती है। ये बस अब बस 6 स्टॉप्स दूर थी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये उस रूट की आखिरी बस थी और काफी रात हो चुकी थी, ऊपर से नवंबर का महीना होने की वजह से उस रात बीजिंग में काफी ठंड थी, प्लस बाहर हल्की बर्फबारी भी हो रही थी और इसीलिए उन सड़कों पर कोई कार, कोई ट्रक, यहाँ तक कि कोई दूसरी बस भी नहीं थी। केवल रूट नंबर 375 की ये आखिरी बस अकेली उन रास्तों से गुजर रही थी। उस बस के अंदर कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था क्योंकि कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था और इसीलिए उस बस के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। इसके अलावा ये बस जिन रास्तों से गुजर रही थी वो शहर का बाहरी और जंगली इलाका था, तो चारों तरफ बिल्कुल खामोशी थी और उस खामोशी में सिर्फ उस बस के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। जब ये बस उस घने जंगल से गुजरने लगती है तभी अचानक से वो बस का ड्राइवर कुछ बुदबुदाने लगता है। वो बोलता है कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। आमतौर पर इस समय कोई पैसेंजर्स नहीं होते हैं, लेकिन आज इतने सारे लोग क्यों हैं और ये कौन है जो बस स्टॉप की बजाय रास्ते के बीच सड़क पे खड़े हैं। जब उस लेडी कंडक्टर ने उस ड्राइवर की बुदबुदाहट सुनी तो उसने देखा कि सामने 2 लोग खड़े हैं और वो उस बस को रोकने के लिए हाथ हिला रहे हैं, मगर ये दोनों लोग किसी बस स्टॉप पर नहीं खड़े थे बल्कि अगले बस स्टॉप से काफी पहले ही बीच रास्ते में खड़े थे। तो पहले तो उस ड्राइवर ने फैसला किया कि वो इस बस को नहीं रोकेगा, क्योंकि एक तो वो दोनों बस स्टॉप पर नहीं थे और दूसरा कि आसपास घना जंगल था, तो वो लोग चोर या लुटेरे भी हो सकते थे। मगर जब वो लेडी कंडक्टर उस ड्राइवर से कहती है कि ये इस रूट की आखिरी बस है और इसके बाद इस रूट पर और कोई भी दूसरी बस नहीं आएगी, तो वो ड्राइवर भी सोचता है कि हाँ, अगर उसने ये बस नहीं रोकी तो इसके बाद इस रूट पर और कोई भी दूसरी बस नहीं आएगी और इन बेचारों को इस ठंड में पूरी रात खड़े रहना होगा। तो वो ड्राइवर उन दोनों लोगों के पास उस बस को रोक देता है। इसके बाद उस बस का दरवाजा खुलता है और वो दोनों आदमी उस बस में चढ़ते हैं। पर जैसे ही वो दोनों बस में चढ़े तो पता चलता है कि वो 2 नहीं 3 लोग हैं। वो तीसरा शख्स उन दोनों लोगों के बीच में था। उन दोनों ने उस तीसरे शख्स को अपने बीच में ऐसे पकड़ रखा था जिससे कि वो उस बस में चढ़ने से पहले किसी को दिखा ही नहीं। उस तीसरे आदमी के दोनों हाथ उन दोनों लोगों के कंधे पर रखे हुए थे और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। साथ ही उस तीसरे शख्स का सिर नीचे जमीन की ओर झुका हुआ था, जिससे उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था।
इन चीजों के अलावा एक चीज और बड़ी अजीब थी, और वो ये कि वो बाकी के जो दो लोग थे जिन्होंने अपना हाथ हिलाकर उस बस को रुकवाया था और जिन्होंने उस तीसरे शख्स को अपने कंधे पर उठा रखा था, उन दोनों का ही चेहरा बिल्कुल सफेद था, मतलब एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा सफेद। इन तीनों ने ही चाइना के ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे थे जो कि किंग डायनेस्टी के दौरान पहने जाते थे। उस बस में बोर्ड होने के बाद ये तीनों लोग बिना किसी से एक भी शब्द कहे चुपचाप उस बस की पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद ये बस वहां से चल देती है। मगर इन तीनों को देखकर उस बस में बैठे बाकी के सभी पैसेंजर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तो आधी रात, ऊपर से पहले दो लोगों का नजर आना और फिर अचानक से बस में तीन लोगों का चढ़ना और ऊपर से उनके वो अजीब कपड़े, ये सभी चीजें उन पैसेंजर्स के अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा कर देती है और वो घबरा कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो लेडी कंडक्टर जब ये देखती है कि उसके बाकी के पैसेंजर्स घबराए हुए हैं तो वो उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है। वो बताती है कि इस एरिया में कई सारी शूटिंग इंडस्ट्री है, तो हो सकता है कि ये लोग कोई शूटिंग या कोई ड्रामा वगैरह खत्म करके लौटे हों, और क्योंकि ये इस रूट की आखिरी बस है तो इसे पकड़ने की जल्दी में ये लोग अपने कपड़े बदलना भूल गए हों। या ऐसा हो सकता है कि इन तीनों ने ही काफी ज्यादा शराब पी रखी हो, तो इसीलिए आप लोग घबराए नहीं। उस लेडी कंडक्टर की ये बात सुनकर उस बस में बैठा वो लड़का और वो यंग कपल तो शांत हो जाते हैं, मगर वो बूढ़ी औरत वो शांत नहीं होती और वो बार बार पीछे मुड़कर उन तीनों को देखे जा रही थी। 2-3 स्टॉप्स के गुजर जाने के बाद वो जो यंग जोड़ा उस बस में बैठा था उनका स्टॉप आ जाता है, तो वो उस बस से उतर जाते हैं और ये बस वहां से चल देती है। अब जैसे ही वो यंग कपल उस बस से उतरे, उन्होंने राहत की सांस ली और उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो किसी बड़े खतरे से बच गए। उस कपल के उतर जाने के बाद अब उस बस में टोटल 7 लोग सवार थे। एक वो बूढ़ी महिला, एक वो लड़का, एक वो बस ड्राइवर, उसके साथ वो लेडी कंडक्टर और वो तीनों लोग जो सबसे आखिर में उस बस में चढ़े थे। ये बस बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी। वो ड्राइवर मजे से अपनी बस चला रहा था और लेडी कंडक्टर के साथ हंसी मजाक कर रहा था। तभी अचानक से वो जो बूढ़ी महिला थी वो अपनी सीट से खड़ी होती है और अपने आगे वाली सीट पर बैठे लड़के पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने मेरा पर्स चुरा लिया है। इस बात पर वो लड़का भी भड़क जाता है, क्योंकि एक तो उसने ऐसा कुछ किया नहीं था और दूसरा कि वो उस बूढ़ी औरत के आगे बैठा हुआ था, तो वो उसका पर्स कैसे चुरा सकता था। इस बात पर वो लड़का भी उस बूढ़ी औरत से बहस करने लगता है। ये शोर सुनकर वो लेडी कंडक्टर वो भी वहां आती है और उनसे पूछती है कि क्या परेशानी है और वो शोर क्यों मचा रहे हैं। तो वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि इस लड़के ने उसका पर्स चुरा लिया है और अब वो उसे वापस नहीं कर रहा है, जिस पर वो लड़का कहता है कि उसने कोई पर्स की चोरी नहीं की है। वो लेडी कंडक्टर उस बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश करती है कि वो लड़का उसके आगे की सीट पर बैठा हुआ है और हो सकता है कि उसका पर्स कहीं और गिर गया हो, मगर वो बूढ़ी औरत उस लेडी कंडक्टर की एक नहीं सुनती और कहती है कि नहीं, इसी ने मेरा पर्स चुराया है। धीरे धीरे ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो बूढ़ी औरत उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि अगले बस स्टॉप पर बस को रोको, मुझे उतरना है और इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है। वो लेडी कंडक्टर उस बूढ़ी औरत को कई बार समझाने की कोशिश करती है, मगर वो किसी की एक नहीं सुनती और अपनी जिद पर अड़ी रहती है कि वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर ही जाएगी। आखिरकार वो बस का ड्राइवर अगले बस स्टॉप पर बस को रोक देता है, जिसके बाद उस बस का दरवाजा खुलता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है वो बूढ़ी औरत उस लड़के का कॉलर खींचकर उसे बस से बाहर लाती है और कहती है कि अब तुम लोग जाओ, मुझे इस लड़के को पुलिस स्टेशन लेकर जाना है। इसके बाद उस बस का दरवाजा बंद होता है और वो बस वहां से जाने लगती है। जब वो बस वहां से जाने लगी तो वो बूढ़ी औरत लगातार उस बस को घूरे जा रही थी और उसकी नजरें तब तक उस बस पर टिकी हुई थी जब तक वो बस काले घने अंधेरे में गायब नहीं हो गई। वो लड़का जब वहां चारों तरफ देखता है तो उसे वहां ना तो कोई पुलिस स्टेशन दिखाई देता है और ना ही कोई दूसरा इंसान। वहां चारों तरफ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। इसके बाद वो लड़का उस बूढ़ी औरत से कहता है कि तुम्हारे इस एक झूठ की वजह से मेरी आखिरी बस भी चली गई और इसके बाद कोई दूसरी बस नहीं आएगी, तो मैं अब अपने घर कैसे जाऊंगा और मुझे बताओ कि यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है। तो इसके जवाब में वो बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और मैंने तुम्हें यहाँ किसी पुलिस के पास ले जाने के लिए नहीं उतारा है, बल्कि तुम्हें उसका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनकर वो लड़का सोच में पड़ जाता है और पूछता है कि तुमने मेरी जान कैसे बचाई। तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि वो जो 3 लोग सबसे आखिर में बस में चढ़े थे वो इंसान नहीं थे। वो बताती है कि जब से वो तीनों उस बस में चढ़े थे तभी से मुझे उन पर शक था और वो तीनों मुझे बहुत अजीब लग रहे थे, इसीलिए मैं बार बार उन्हें पीछे मुड़कर देख रही थी।
इसी बीच एक बार खिड़की से तेज हवा बस के अंदर आई और उनके कपड़े हवा में उड़े, तो मैंने देखा कि उन तीनों के पैर गायब थे और मुझे पक्का यकीन है कि वो इंसान नहीं थे। वो बोलती है कि तुम मेरे पोते की तरह हो और इसीलिए मुझे अपने साथ साथ तुम्हारी जान भी बचानी थी और मुझे तुम्हें उस बस से कुछ इस तरह उतारना था ताकि किसी को शक ना हो। इसीलिए बेटा, मैंने तुम पर पर्स चोरी करने का इल्जाम लगाया। इसके बाद वो लड़का उससे कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो आपको ये बात उस बस के बाकी लोगों को भी बतानी चाहिए थी। तो वो बूढ़ी औरत बताती है कि उसने ये बात उस लेडी कंडक्टर को बताई थी, मगर उसने ये मेरा भ्रम होगा कहकर इस बात को टाल दिया। इसके बाद उस लड़के ने पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो बूढ़ी औरत बताती है कि अब हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए ताकि वो लोग उस ड्राइवर और उस बस कंडक्टर की जान बचा सके। इसके बाद ये दोनों उस बस स्टॉप से थोड़ी आगे एक पुलिस स्टेशन था, वहां गए और जब उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे पहले सिर्फ 2 लोग दिखे, फिर 3 बस में चढ़े, उनके अजीब कपड़ों के बारे में बताया कि उनका चेहरा कितना सफेद था और उनके पैर नहीं थे, तो पुलिस को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं और ये उनका वहम होगा। जिसके बाद इन दोनों को अपने अपने घर भेज दिया जाता है और फिर 14 नवंबर की वो रात बीत जाती है। मगर अगले दिन 15 नवंबर को एक चौंकाने वाली चीज हुआ ये कि रूट नंबर 375 की जो वो आखिरी बस थी जो युआनमिंग युआन बस टर्मिनस से निकली थी जिसे फ्रेग्रेंट हिल्स पहुंचना था, वो बस फ्रेग्रेंट हिल्स पहुंची ही नहीं। मतलब जिस बस को 14 नवंबर की रात उस बस डिपो पहुंचना था वो बस अभी तक गायब थी। और ना सिर्फ बस गायब थी बल्कि उस बस का वो ड्राइवर जो उसे चला रहा था और उसके साथ ही वो लेडी कंडक्टर, दोनों का भी कोई अता पता नहीं था और वो भी गायब थे। इसके बाद श्यांगशान पुलिस स्टेशन में उस बस के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखाई जाती है और ये खबर हर उस पुलिस स्टेशन में कर दी जाती है जिसे 14 नवंबर की रात उस बस ने क्रॉस किया था। जब इस बस के मिसिंग होने की खबर उस पुलिस स्टेशन में जाती है जहां 14 नवंबर की रात उस बूढ़ी औरत और उस लड़के ने कंप्लेंट की थी, तो पुलिस तुरंत इन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उस रात जो भी हुआ वो उन्हें विस्तार से बताने को कहती है। जिसके बाद वो दोनों वही कहानी दोहराते हैं जिसे उन्होंने पहले बताया था, पर इस बार पुलिस उन्हें सीरियसली लेती है और उन्हें बहुत ध्यान से सुनती है। मगर इसी बीच कहीं से ये बात वहाँ की मीडिया को पता चल जाती है और देखते ही देखते रूट नंबर 375 की इस बस के गायब होने की खबर पूरे बीजिंग में फैल जाती है। कई लोग ये मानने लगे थे कि रूट नंबर 375 की ये बस किसी दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर गई है। बीजिंग की कई मैगजीन्स में उस बूढ़ी औरत और उस लड़के का इंटरव्यू भी लिया जाता है जिसमें उस रात क्या हुआ वो पूरी कहानी बताते हैं। इधर पुलिस उस बस को पूरी मेहनत से ढूंढने में लगी थी मगर उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगती। इस खोजबीन में 2 दिन बीत जाते हैं और 16 नवंबर आ जाता है मगर उस बस का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब तारीख आ जाती है 17 नवंबर 1995। पुलिस को बीजिंग की एक लेक में एक बस पानी के अंदर डूबी हुई मिलती है। इसके बाद क्रेन की मदद से उस बस को बाहर निकाला जाता है और जब वो बस बाहर आती है तो पता चलता है कि ये रूट नंबर 375 की वही आखिरी बस है जो 14 नवंबर को गायब हुई थी। इसके बाद ये बात बस डिपो को बताई जाती है मगर इससे ये कहानी सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाती है क्योंकि ये बस फ्रेग्रेंट हिल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक लेक में मिली थी। उस बस डिपो को जब ये बात बताई गई कि उनकी ये बस मेन रिजर्वर में मिली है तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि जरूर ये कोई दूसरी बस होगी क्योंकि उस बस में इतना डीजल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर और आगे चली जाए। ये बात सुनकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये चेक करने के लिए कि उस बस में डीजल है या नहीं, वो उस बस का फ्यूल टैंक खोलते हैं और जैसे ही उन्होंने फ्यूल टैंक खोला तो वो पूरा फ्यूल टैंक एकदम ताज़े खून से भरा हुआ था। इसके बाद जब उस बस को खंगाला जाता है और पुलिस अंदर जाती है तो उन्हें उस बस के अंदर 3 लाशें मिलती हैं। एक बस ड्राइवर की, एक लेडी कंडक्टर की और एक उस तीसरे शख्स की जिसे उन 2 सफ़ेद चेहरे वालों ने बीच में सहारा देकर पकड़ रखा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे। मगर एक चीज़ और बहुत अजीब थी और वो ये कि जो 3 लाशें उस बस के अंदर मिली थी वो बुरी तरह से सड़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी मौत कई हफ्तों पहले हुई हो, जबकि सिर्फ 2 दिन पहले ही वो बस और वो लोग गायब हुए थे। 2 दिन के अंदर ही उनकी डेड बॉडीज का इतना ज्यादा डिकम्पोज हो जाना ये पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि एक तो वो नवंबर का महीना था और उन दिनों में रात के वक्त वहाँ का तापमान कई बार माइनस में भी चला जाता था। इसके अलावा अगर गर्मी का भी मौसम होता तब भी 2 दिन में वो लाशें इतनी नहीं सड़ सकती थी। इसके बाद जब ये पता लगाने की कोशिश की गई कि ये बस फ्रेग्रेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची और जब सीसीटीवी खंगालना शुरू किया गया
तो पता चलता है कि जहाँ से वो बूढ़ी औरत और वो लड़का उस बस से उतरे थे वहां तक तो ये बस कैमरे में दिखी, मगर उसके आगे ये बस किसी भी कैमरे में कैद ही नहीं हुई। इसके बाद ये छानबीन ऐसी ही चलती रही, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज इस घटना को तकरीबन 28 साल हो गए हैं, मगर आज भी इससे जुड़े वो 4 अहम सवालों के जवाब किसी को नहीं मिले। पहला ये कि वो जो 3 रहस्यमयी लोग सबसे आखिर में उस बस में चढ़े थे वो कौन थे। दूसरा ये कि सिर्फ 2 दिन के अंदर ही उस बस में मिली वो लाशें इतनी सड़ कैसे गई, जबकि उस समय इतनी सर्दी थी। तीसरा कि उस बूढ़ी औरत और उस लड़के के बस से उतरने के बाद वो बस किसी सीसीटीवी में कैद क्यों नहीं हुई। चौथा और सबसे आखिरी सवाल कि बिना डीजल के वो बस 100 किलोमीटर आगे कैसे चली गई, और उस फ्यूल टैंक में वो खून कहाँ से और किसका आया। क्या वो बस डीजल के बजाय खून से चली थी। इन सभी सवालों के आज भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, और वो ये कि क्या ये कहानी रियल है। असल में ये एक अर्बन लेजेंड स्टोरी है जिसे चाइना में लोग आज भी एक दूसरे से सुनते और सुनाते हैं। अब जब मैं इस कहानी को गूगल पर सर्च कर रहा था तो मुझे इस स्टोरी के कई सारे वर्जन्स मिले जिसमें काफ़ी चीज़ें बदली हुई थी। कई वर्जन्स में ये बताया गया कि उस रात उस बस का जो कंडक्टर था वो कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी था। तो किसी कहानी में ये लिखा है कि उस बस में उस बूढ़ी औरत की जगह एक बूढ़ा आदमी था जिसका पर्स चोरी हुआ था। कई वर्जन्स के मुताबिक उस बस में केवल एक बूढ़ा आदमी और एक फूजी नाम का लड़का था और कोई यंग कपल था ही नहीं। इसके अलावा कई कहानियों में यह भी बताया गया कि जब वो बस उस लेक में डूबी हुई मिली तो उस बस के अंदर 3 नहीं बल्कि 5 लाशें थी। एक बस ड्राइवर की, एक उसके कंडक्टर की और 3 लाशें उन तीनों रहस्यमयी लोगों की जो सबसे आखिर में बस में चढ़े थे। इसके अलावा कहीं पर यह लिखा है कि रूट नंबर 375 की वो बस 14 नवंबर 1995 को गायब होने के बाद कभी दोबारा मिली ही नहीं। तो ऐसे में सच क्या है ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि ये पूरी कहानी ही झूठी हो। तो मैं ये आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप क्या मानते हैं। लेकिन एक चीज़ और वो ये कि अगर तुमने इस कहानी को एंजॉय किया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर इस वीडियो पे आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें जापान के 3 ऐसे अर्बन लेजेंड्स की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें मज़ा आ जाएगा। सो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।